मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुवक्ता। वक्ता तो बहुत होते हैं, लेकिन विचारों की गहराई बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। ज्ञान बहुत लोगों में होता है, लेकिन ज्ञान का भंडार बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। और ख़ास करके जिस प्रकार के प्रवक्ता टीवी पर दिखाई देते हैं, उसमें जब सुधांशु जी को हम लोग देखते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि कमल जो है किस तरह से कीचड़ में खिलता है, छा जाते हैं। तो इस पुस्तक का विमोचन और इस कार्यक्रम में किसको बुलाया जाए, ये जब विचार किया गया तो सबसे पहला नाम आपका आया और एक फ़ोन कॉल पर ही आपने हाँ कहा। आज का दिन तय हुआ और तय होते ही पहलगाम हो गया। तो हम सब लोगों ने चर्चा करके कार्यक्रम को एक अर्थ से रद्द कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया। कब होगा बाद में देखते, युद्ध जब खत्म होगा जो भी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही सारे देश के सामने आकर संबोधित करके कहा कि ये स्थगित हुआ है, तुरंत दूसरे दिन हमने बात की और सुधांशु जी ने कहा कि 4 ही दिन बचे हैं, लेकिन हम कार्यक्रम कर लेते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नेता में रहना, ये भी एक भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है और आज हमारे सामने वो उपस्थित है। माय होम इंडिया तो कई कार्यक्रम करता आ रहा है, लेकिन ये पुस्तक प्रकाशन का कार्यक्रम है और हमारी इच्छा भी है कि इसके बाद में इस पुस्तक का, अभी तो मैं धन्यवाद देता हूँ गरुड़ा पब्लिकेशन को कि जिन्होंने इसको इंग्लिश और हिंदी में पब्लिश किया, लेकिन इसके बाद में सुरुचि से निवेदन था मेरा कि ये किताब एफोर्डेबल बने, इसलिए सुरुचि ने इसको प्रकाशित करना चाहिए और ये मांग भी उन्होंने हमारी मान्य कर ली और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए भी राजीव तुली जी तैयार हो गए, इसलिए उनको भी मैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस पुस्तक की हिंदी पुस्तक में अपने विचार जो अनुवाद के अलावा वहाँ पर जो लिखे गए हैं, उसमें हितेश शंकर जी जो हमारे पांचजन्य के लोकप्रिय संपादक है और बहुत ही गहराई से अपनी विचारधारा को, हिंदुत्व की विचारधारा को 2 टुक पांचजन्य के माध्यम से सारे दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भी आना विशेष अतिथि के तौर पर जब स्वीकारा तब हमें बहुत आनंद हुआ। ज़िंदगी में अच्छा व्यवसाय करने के बाद, 4 पैसा कमाने के बाद व्यक्ति के मन में आता है कि अब कुछ देश के लिए और धर्म के लिए करना चाहिए। और ऐसे समय पुणे के अभिजीत जोग जो एक यशस्वी व्यावसायिक हैं, उन्होंने अपना सारा व्यवसाय अपने सुपुत्र को सौंप दिया, जो यहाँ पर उपस्थित भी है। मराठी फिल्मों का एक अच्छा डायरेक्टर भी है, अच्छी फिल्में बनाई है उन्होंने। लेकिन वामपंथी विचारधारा का सत्य, वोकिज्म का सत्य दुनिया के सामने लाने के लिए आपको विश्वास नहीं होगा। जिस पुस्तक का प्रकाशन आज यहाँ पर हो रहा है, उस पुस्तक को लिखने से पहले 2 वर्ष, पूरे 2 वर्ष अपने ज़िंदगी के अभिजीत जी ने केवल रिसर्च पर लगाए। और ये अगर 3 पन्नों की किताब है तो उस किताब में हर वाक्य जो उन्होंने लिखा है उसके साथ उसका कोई ना कोई रेफरेंस दिया है, हवा में बात नहीं की, स्रोत दिया है। सुधांशु जी, आपका पॉडकास्ट हाल ही में बहुत लोकप्रिय हुआ, उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि एक वामपंथी बड़ा ग्रंथ लिखता है जिसको कोई स्रोत कुछ नहीं होता है, बस अनर्गल कुछ लिखते जाता है और बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करना उनकी विशेषता है। और आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 1-2 पन्नों में ही पुस्तक बंद करके रखोगे, क्योंकि इतना हेवी रहता है कि आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ना है। लेकिन उसमें कुछ
कंटेंट नहीं रहता है, उसमें कोई रेफरेंसेस नहीं रहते हैं। फिर कुछ वर्ष बाद 2-3 वामपंथी कुछ पुस्तक लिखते हैं और उसमें वो इस पुस्तक का रेफरेंस देते हैं, देखो इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा है। बाद में वो 3-4 पुस्तकें बनने के बाद और 7-8-10 वामपंथी किताब लिखते हैं और वो इन लोगों के रेफरेंसेस देते हैं कि इन्होंने देखो इस पुस्तक में लिखा है, उस पुस्तक में लिखा है, उस पुस्तक में लिखा है। उसके बाद में और 20-25 वामपंथी पूरी दुनिया में अलग अलग ग्रंथ निर्माण करेंगे, प्रबंध लिखेंगे, सेमिनार्स करेंगे और सब जगह पर उन्हीं 10-15 लोगों का रेफरेंस देंगे, देखो इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है। सुधांशु जी पूछते हैं स्रोत कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है? उसका कोई लेना देना ही नहीं है, कोई सब्सटेंस ही नहीं है। झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, पाखंड के ऊपर पाखंड और दिशा भूल के पीछे दिशा भूल, मिसगाइड करना, बुद्धिभेद करना, ये एकमात्र कैरेक्टर चरित्र जिन वामपंथियों का, कामरेडों का है, उनका सारा सत्य ढूंढकर खोजकर निकालकर ये किताब आपके सामने। वैसे तो अभिजीत जोग जी ने ये किताब पहले मराठी में लिखी, पुणे के है, और किताब का प्रकाशन भी, पुस्तक का प्रकाशन भी पुणे में हुआ। डावी वाळवी पुस्तक का नाम। वाळवी मराठी शब्द है दिमक के लिए, टर्माइट के लिए, और डावी मतलब लेफ्ट। लेफ्ट टर्माइट्स किस तरह से दुनिया को खोखला कर रही है। और पुस्तक के प्रकाशन के लिए उन्होंने थोड़ा सा संयम रखा परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के तारीख का। और जैसे सरसंघ चालक जी की तारीख मिली, पुणे में इसका प्रकाशन का कार्यक्रम हुआ। वो YouTube पर है, मराठी भाषा में है, और सरसंघ चालक जी का आधे घंटे का उत्कृष्ट संबोधन उस कार्यक्रम में हुआ। सरसंघ चालक जी ने किताब पढ़ी प्रकाशन से पहले, और जब उन्होंने पढ़ा तब उन्होंने कहा कि इस पुस्तक का अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद होना चाहिए, इसका दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, और उसके बाद में सभी विश्वविद्यालयों में इस पुस्तक के ऊपर सेमिनार्स होने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, रिसर्च होने चाहिए, इसके ऊपर प्रबंध लिखे जाने चाहिए। पूजनीय सरसंघ चालक जी की इच्छा थी कि दिल्ली में बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, जिसकी जानकारी राजीव जी को थी। तो जब राजीव जी की मेरी बात हुई तब हमने तय किया कि इस कार्यक्रम को हम करते हैं। और एक अर्थ से आप इसको मान सकते हैं कि ये पुस्तक अगर अंग्रेजी और हिंदी बना है तो उसका कारण भी परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी है, और आज अगर ये कार्यक्रम हो रहा है तो उसके भी कारण वे ही है। और ये पुस्तक मैंने स्वयं पढ़ना शुरू किया। बहुत वर्ष हो गए थे। ऐसा है कि मोदी जी खुद थकते नहीं है और दूसरे को थकने नहीं देते हैं। जैसे कहा जाता है ना, वो खुद खाते नहीं है, दूसरे को खाने नहीं देते, वैसे वो चैन से नहीं बैठते और दूसरे को चैन से बैठने नहीं देते हैं। वो सतत कार्यरत रहते हैं, हमें भी कार्यरत रहना पड़ता है। तो उसमें एक स्वाभाविक परिणाम यह है, और थोड़ा इंटरनेट का भी योगदान है, गूगल बाबा का भी योगदान है, कि पढ़ना कम हो गया। लेकिन ये पुस्तक ऐसा विषय आकर्षित करने वाला था तो मैंने उसको उठा लिया, और ये पूरी किताब मैंने सिर्फ हवा में ही पढ़ी, ज़मीन पर नहीं पढ़ी। इसका मतलब फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद मैं इसको खोलता था, 20-25 पन्ने पढ़ के उसी बोर्डिंग पास को मैं बुकमार्क करके डाल के रखता था और अगले फ्लाइट में पढ़ता था। तो मुझे भी 7-8 महीने लगे ये पूरी किताब पढ़ने में। मैंने सोचा अंडरलाइन करूं, और मैंने एक एक चीज़ अंडरलाइन करना शुरू किया। बाद में अंडरलाइन करने का झमेला मैंने छोड़ दिया। पुस्तक की हर लाइन अंडरलाइन करने योग्य है, हर लाइन जो है उसको। इसके टेस्टिमोनियल्स भी जिन लोगों ने दिए हैं उनमें से किसी व्यक्ति ने कहा है कि ये किताब हर युवा ने मुखोद्गत करनी जैसी है, बाय हार्ट करने जैसी है, और लोगों को बताना चाहिए। मैंने त्रिपुरा में काम किया। देखिए, मैं एक बहुत स्पष्टता से बात करता हूँ। जब सूत्र संचलन करने वाले कहाँ कहाँ से जानकारी ढूंढ कर लाते हैं, त्रिपुरा के विजय के शिल्पकार वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री
उनके हृदय में मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, हिंदुत्व का स्पष्ट विचार, प्रखर राष्ट्रवाद और देश के प्रति विजन, ये एकमात्र कारण है भारतीय जनता पार्टी के सब जगह जो विजय के ऊपर विजय होते जाते हैं, उसके लिए वो एकमात्र कारण मोदी, मोदी और मोदी ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। अगर कहीं हार हो जाती है तो हम जैसे लोगों की गलतियां होती है, उससे होती है, उसमें उनका दोष नहीं होता है। तो त्रिपुरा में आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी कम्युनिस्टों के साथ। वो लड़ाई 25 साल नहीं, वैसे तो 35 साल सीपीएम की सरकार रही, बीच में 5 साल की कांग्रेस की एक फालतू सरकार रही, और टोटल स्वाधीनता से 70 वर्ष तक 35 वर्ष कांग्रेस और 35 वर्ष सीपीएम सरकार में रही। सीपीएम अगर कोलैप्स हो पाया तो केवल मोदी जी का एक ऐसा चेहरा था जिस चेहरे के ऊपर त्रिपुरा की जनता का विश्वास आ गया। बस वो जमीन पर भाजपा ढूंढते थे, वो जमीन पर भाजपा लाकर दिखाने का काम बिप्लब देब हो, प्रतिमा भौमिक हो और वहाँ के स्थानिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने किया। विजय के शिल्पकार वही है। लेकिन मैं जब त्रिपुरा में सड़कों पर घूमता था, अभिजीत जी, 1 मई आ गया, मजदूर दिवस, कम्युनिस्टों का लाडला, और मैंने देखा रास्ते के दोनों तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय, कम्युनिस्ट पार्टी के सारे कार्यालय सरकारी जमीन को हड़प करके वहीं पर बनते हैं। कहीं भी लीगली, ऑफिशियली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित भाई शाह जी, तब उन्होंने कहा कि हर जिला का कार्यालय होना चाहिए भाजपा का, और विधिवत अच्छा जमीन देखकर उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसको खरीद कर ठीक से पत्र बनाकर फिर उसको कार्यालय बनाए गए हैं। लेकिन सीपीएम के कार्यालय ये जमीन दखल करके जैसे उनके बाप की जमीन है, ऐसे सब जगह पर वो कार्यालय बनाते जाते थे, और सड़क के बाजू की सारी जमीन पे सीपीएम के कार्यालय। उसके बाहर 1 मई को झंडा, लाल झंडा, उस झंडे के नीचे मार्क्स लेनिन के फोटोग्राफ्स, उसको माल्यार्पण, और उसके नीचे लोग आकर फूल चढ़ाकर जाते थे। मुझे तो एकदम संघ का गुरुदक्षिणा समर्पण का उत्सव याद आया यार। भगवा झंडा लगा है, डॉक्टर जी, गुरु जी की तस्वीरें हैं, लोग फूल चढ़ाकर जा रहे हैं। धर्म को अफीम की गोली कहने वाले साम्यवादियों के लिए मैंने कई बार अपने भाषणों में कहा है, उनके लिए उनकी पार्टी जो है वो अफीम की गोली बन चुकी है। उनके लिए उनकी पार्टी धर्म है। जिस तरह से इस्लाम के लिए कट्टरपंथी मुसलमान, कट्टरपंथी और नॉन कट्टरपंथी मुसलमान मुसलमान होता है, मेरा व्यक्तिगत मत है, कोई सहमत हो नहीं हो, मैं अपना मत बदलने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं सके। और फिर वो जिस तरह से अपने धर्म के, इस्लाम के लिए, धर्म नहीं, इस्लाम के लिए कट्टर रहते हैं, कम्युनिस्ट भी उनके पार्टी के लिए कट्टर रहते हैं। इस्लाम के लिए मुसलमान जान ले सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जान ले सकता है, दूसरे की बलात्कार कर सकता है, हत्याएं कर सकता है, हमले कर सकता है, अगजनी कर सकता है। सब प्रकार के अत्याचार सीपीएम के राज में होते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो भी आज आपको ममता बनर्जी का तंत्र दिखाई दे रहा है, वो और कुछ नहीं है, सारा का सारा सीपीएम का 35 साल का मॉडल ज्यों के त्यों आ गया ममता बनर्जी के पास, और उसमें एक जबरदस्त खतरनाक तड़का कट्टरपंथी इस्लाम का लगवा कर आज जो भयानक स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी है, उसके जड़ में ये कम्युनिस्ट तंत्र ही है, सिंडिकेट राज ही है। तो जैसे मैं किताब पढ़ने लगा, मेरे समझ में आ गया कि जो मैं बोल रहा था वही मुझे वहां पर दिखाई दे रहा है। सारी दुनिया को ऐसे लगा कि जब एक तरफ राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, उसी समय जर्मनी के बीच में, पूर्व और पश्चिम जर्मनी के बीच में जो बर्लिन की दीवार थी वो टूटी। एक तरफ कम्युनिस्टों का राज और दूसरी तरफ थोड़ा कैपिटलिस्ट और थोड़ा डेवलपमेंट ओरिएंटेड पश्चिम जर्मनी। तो पूर्व जर्मनी के लोगों ने तोड़कर जब विलय कर दिया, तब लोगों को लगा कि देखो कम्युनिज्म फेल हो रहा है।
उसके बाद में गार्बाचेव ने जब वहां पर रिफॉर्म्स लाना शुरू किया, यूएसएसआर टूट गया, तब हम लोगों के भी अधिकारियों के भाषण मुझे याद है। पूजनीय सुदर्शन जी कहते थे कि छिपकली तो मर गई, लेकिन छिपकली की जो पूंछ है, पूंछ जो टुक 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 करती रहती है, ऐसा कम्युनिज्म अब बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हम सब लोग बहुत बड़े गलतफहमी में थे। ये कम्युनिज्म का पराभव रशिया में तो हुआ था, आइडियोलॉजिकल डिफीट, कोलैप्स हो गया था, लेकिन उसने एक नए स्वरूप में जन्म लिया और उस नए स्वरूप का नाम था कल्चरल मार्क्सिज्म, जिसको आप वोकिज्म के नाम से जानते हैं। और फिर उसमें एक ऐसी आंधी यूरोप और अमेरिका में लाई कि आज किस तरह से यूरोप और अमेरिका तबाह होने के कगार पर जाकर पहुंचा, जिसके पीछे ये केवल वोकिज्म कारण है। इसको अगर आपको पूरे रेफरेंस के साथ, तथ्यों के साथ पढ़ना है तो उसके लिए ये किताबें बेहतरीन रेफरेंस बुक्स हैं। इसको पढ़ना शुरू करेंगे, मैं मानता हूं कि इसको शुरू में थोड़ा आपको कष्ट होगा, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में अभिजीत जी इस किताब में गए हैं, लेकिन एक बार आप रफ्तार पकड़ लेते हैं तो फिर ये किताब आप नीचे नहीं रखेंगे। और आगे जाकर बताता हूं, ये किताब आपको सोने नहीं देगी। अगर आप वास्तविक में राष्ट्रभक्त हैं, अगर वास्तविक में आप अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वास्तविक में अगर अपने देश को आप तबाही से बचाना चाहते हैं, तो ये किताब पढ़ने के बाद आप स्वस्थ नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, आप एक्शन चालू करेंगे, कुछ ना कुछ कार्रवाई चालू करेंगे, सेल्फ इग्नाइटेड पर्सनैलिटी बन जाएंगे। आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, मुझे 10 ही मिनट दिए थे, देने वालों को मालूम नहीं। वैसे मैं MSc BEd हूँ, टीचर रहा हूँ, घंटा नहीं बजता तब तक मैं रुकता नहीं हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा, क्योंकि मैं भी सुनने के लिए आया हूं सुधांशु जी को और हमारे हितेश जी को। कहीं भी अगर टर्माइट लग जाती है, मतलब दीमक लग जाती है, तो उसको पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। और मैं बहुत गर्व के साथ आपको बताता हूं, 10 साल से मोदी सरकार, अमित भाई शाह जी के साथ मिलकर मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वो पेस्ट कंट्रोल का काम कर रहे हैं। इन टर्माइट्स को उन्होंने सभी प्रकार के उनके जो शिक्षण संस्थान थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, बॉलीवुड में से सब जगह पर दीमक को चुन चुन कर निकालने का जो काम चलाया है, साहित्य अकादमी, कला अकादमी, ये अकादमी, वो अकादमी, उसमें से मैनेज किए हुए सारे पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, और ये सब लोग उनके हित में अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो अवार्ड, अपना पुरस्कार रिटर्न करते हैं, लेकिन उस पुरस्कार की अमाउंट रिटर्न नहीं करते हैं, पैसा रख लेते हैं, पुरस्कार रिटर्न करने के लिए जाते हैं। ऐसे ढोंगी लोगों को एक पेस्ट कंट्रोल का काम ये सरकार तो कर रही है, लेकिन उससे भी गर्व से मैं और एक बात आपको बताता हूं कि अगर आज से 100 वर्ष पहले 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नहीं करते थे ना, तो ये टर्माइट आज तक पूरे भारत को भी खा चुकी होती। सरकार के माध्यम से इनका पेस्ट कंट्रोल जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हो रहा है, लेकिन जमीन के अंदर, हर गली के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर गांव के अंदर, हर पहाड़ के अंदर, हर जंगल के अंदर, हर द्वीप के अंदर इनका अगर पेस्ट कंट्रोल कोई कर रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कर रहा है, और ये संघर्ष हमें और तीव्र करना पड़ेगा। यही एक मेरी आप सबसे मेरा निवेदन है। और ये किस तरह से हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं उसका आजकल मैं एक उदाहरण बताता हूं, जो ख़त्म करके बताकर मैं समाप्त करता हूं, आप सहमत हो न हो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गाना बनाया। हम उस गाने को आज भी गाते हैं, लता जी ने भी गाया जो मेरी देवता है,
और भी सब लोग गाते हैं, लेकिन मैं असहमत हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा में हम शब्द जो है इट इज प्योरली ओनली फॉर मुस्लिम्स, नॉट फॉर अस। उन्होंने वो गीत गाया था, वो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पहली बार उन्होंने गाया था जब सामने बैठे हुए मुसलमान युवा थे, उनको कहा था हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और जिसका विश्वास नहीं है वो इंटरनेट में जाकर तरानाए मिल्लत की बाद में लिखी हुई मोहम्मद इकबाल की कड़ियां पढ़िए, जिसमें वो कहता है चीनो अरब हमारा, हिंदोस्ता हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। और इसलिए ये बहुत गहरी साजिश है और आज पूरी दुनिया में जिहादी इस्लाम या इस्लाम ये वोकिज्म का पूरा लाभ उठा रहा है। वो कल्चर या सोरोस जैसे जो बड़े बड़े डीप स्टेट्स है वो इनका यूजफुल इडियट्स करके कैसा उपयोग करते हैं ये इस किताब में दिया है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये वो कल्चर वालों का इस्लाम यूजफुल इडियट करके उपयोग करेगा, उनको समझ में नहीं आएगा, इतनी खतरनाक समस्या ये बनेगी। पुस्तक पढ़कर आपको खुलासा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुस्तक को खरीद कर पढ़िए, पुस्तक को खरीद कर पढ़िए। पुस्तक ने कहा है जलात रक्षेत तैलात रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात्। मुझे पानी से बचाइए, मुझे तेल से बचाइए, मुझे लूज बाइंडिंग से बचाइए। आगे पुस्तक कहता है जलात रक्षेत तैलात रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनात् मूर्ख हस्ते न दांतव्यम एवं वदति पुस्तकः। मुझे मूर्ख के हाथ में पढ़ने मत देना, मतलब राहुल गांधी के हाथ में पढ़ने मत देना। तो आप सब लोग जो है इस पुस्तक को खरीदेंगे। प्रतियां कम हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर सुरुचि से निवेदन है कि आप अफोर्डेबल प्राइस में इसको अवेलेबल कराएं। आप रजिस्ट्रेशन करें, ऑनलाइन खरीदें, नहीं तो सुरुचि के अपने झंडे वाला कार्यालय या बाकी स्टोर्स में जाकर इसको खरीदें, पढ़ें, दूसरे के लिए पढ़ने दें। बहुत बहुत धन्यवाद।